ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं संविदा ई क्लास में आप तमाम तलबा व तालिबात का इस्तकबाल करती हूँ। मैं बदरुन्निसा बेगम, मददगार मौलमा, गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल बटगरा बी, तालुका सेड़म, ज़िला कलबुर्गी। मैं जमात पंजुम के लिए मज़मून इल्म रियाज़ी का एक सबक जो किताब 2 से पहला हिस्सा लेने जा रही हूँ। इससे पहले के बच्चों, मैं अपना सबक शुरू करूँ, मैं आपसे चंद सवालात करूँगी, आप उनका ठीक से जवाब दीजिए। अच्छा बच्चों, क्या आप रोज़ाना स्कूल जाते हो? जाते हो, वेरी गुड। अच्छा बच्चों, ये बताइए आप स्कूल को किस मकसद से आते हो? वेरी गुड, पढ़ने लिखने के लिए आते हो। अच्छा, आप स्कूल में कौन कौन से मज़ामिन पढ़ते हो? वेरी गुड, उर्दू, कन्नड़ा, इंग्लिश, हिसाब, साइंस, समाजी मज़ामिन पढ़ने आते हैं। वेरी गुड। अच्छा बच्चों, ये तो बताओ आप ये तमाम मज़ामिन पढ़ते हो, लिखते हो, समझते हो और याद रखते हो, ये तमाम आप में कहाँ महफूज रहता है? वेरी गुड, आपके दिमाग में महफूज रहता है। बच्चों, दिमाग में याद रखने की सलाहियत होती है, तभी आपके दिमाग में ही ये तमाम चीज़ें पढ़े हुए याद रहता है। अच्छा, दिमाग के समझने और याद रखने की सलाहियत को क्या कहते हैं? जहन कहा जाता है। अच्छा बच्चों, लिहाजा आज हम यहाँ पर इल्म रियाज़ी का एक सबक जो किताब पार्ट 2 से लिया गया है, जिसका सबक नंबर 3 है, मैं लेने जा रही हूँ और उस सबक का नाम है ज़हनी अरसमात। अच्छा बच्चों, ज़हनी अरसमात 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, यानी कि ज़हनी अरसमात के 3 हिस्से हैं, जिसका मैं आज पहला हिस्सा लेने जा रही हूँ, जिसको आप अच्छी तरह से सुनना और समझना। अच्छा बच्चों, अब तक आपने अपनी जमातों में जमा, तफरीक़, ज़रब और तक़सीम करना सीखे होंगे, है ना? अभी तक आप जमातों में जमा, तफरीक़, ज़रब और तक़सीम करना सीखे होंगे, लेकिन एक ऐसा भी हिसाब होता है जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होता है ना? तो वो कौन सा हिसाब है, मैं आपको चंद मिसालों के ज़रिए से समझाती हूँ। आप इसको अच्छी तरह से सुनिए और समझिए। देखिए बच्चों, ये एक तस्वीर है। ये कौन सी तस्वीर है, क्या आप बता सकते हो? वेरी गुड, ये एक मेला है, जिसमें आपको क्या नज़र आ रहा है? वेरी गुड, इसमें बहुत सारी दुकानें और बहुत सारे लोग हैं और झूले हैं और यहाँ पर कुछ करतब भी दिखाए जाते हैं, तो ये एक मेला कहलाता है। लिहाजा बच्चों, इसमें कई लोग जमा हैं। क्या आप इनकी सही तादाद बता सकते हो बच्चों? नहीं, सही तादाद आप नहीं बता सकते, है ना, क्योंकि ये तादाद बहुत है और उसको आप सही तौर पे नहीं बता सकते हो, लेकिन फिर भी आप कहते हो कि इस मेले में 2000 लोग होंगे, ठीक है। अच्छा बच्चों, आप जब कहते हो कि इसमें 2000 लोग हैं, क्या ये बिल्कुल दुरुस्त तादाद है? नहीं, ये दुरुस्त तादाद नहीं हो सकती, क्योंकि इस तादाद में कुछ कमी भी हो सकती है और कुछ ज़्यादा भी हो सकता है ना बच्चों? तो यहाँ पर क्या है, 2000 लोग जो आप कहते हो उससे कुछ कम हो सकता है, कुछ कम यानी कि 1990, ठीक है। 2000 से कम यानी कि इसे ऐसा भी पढ़ सकते हैं 1990 लोग हो सकते हैं, और 2000 से ज़ायद यानी कि 2040, 2050, 2060, इस तरह से 2000 से ज़ायद लोग भी हो सकते हैं, है ना बच्चों? क्योंकि हम सही तादाद तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम अंदाज़े के मुताबिक हम कहते हैं कि इसमें तकरीबन 2000 लोग होंगे। लिहाजा उसमें कुछ कमी और ज़्यादती हो सकती है, जैसे कि 1990 और 2040। लिहाजा बच्चों, इसलिए लोगों की तादाद जो आप बताते हो 2000 को तकरीबन अदद कहा जाता है और इस तरीक़े को तखमीना कहा जाता है। समझ गए बच्चों?
तो इस तरह से ये एक मिसाल में हम तकरीबन और तखमीना को समझे हैं। इसी तरह मैं आपको और एक मिसाल बताती हूँ। वो मिसाल में भी हम देखेंगे। ये मिसाल देखिए गौर से। अखबार की इत्तला के मुताबिक एक साइंसी नुमाइश है जिसमें 4,700 तलबा नुमाइश देखने गए हैं। देखिए ये तस्वीर देखिए, आपको नज़र आ रहा है ना नुमाइश की तस्वीर। क्या ये 4,700 तलबा की तादाद बिल्कुल दुरुस्त हो सकती है? नहीं, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं हो सकती है। लिहाजा इस तादाद में कुछ कमी भी हो सकती है और कुछ ज़्यादती भी हो सकती है। यानी कि कुछ कमी यानी कि 4,700 से कुछ कम यानी कि 4,687 या 4,690 या 4,694 इस तरह से कम हो सकते हैं, या फिर 4,700 से ज़ायद यानी कि 4,742, 4,750, 4,770 इस तरह से 4,700 से ज़ायद भी हो सकते हैं, है ना। क्योंकि वो तादाद तो बिल्कुल दुरुस्त नहीं हो सकती है ना, लिहाजा कुछ ज़्यादा बोले तो इस तरह ज़्यादा हो सकते हैं। लिहाजा हमारी बताई हुई अखबार में दी गई इत्तला के मुताबिक 4,700 तलबा की तादाद को तकरीबन अदद कहा जाता है और अंदाज़न महसूब से किसी अदद को हासिल करने के ये तरीक़े को तखमीना कहा जाता है। समझ गए बच्चों? इस मिसाल से भी हम तकरीबन और तखमीना का मफ़हूम समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो समझ गए होंगे। लिहाजा बच्चों मैं आपको और एक मिसाल बताती हूँ, इसके ज़रिए से भी हम तकरीबन और तखमीने के मफ़हूम को समझेंगे। बच्चों इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में क्या नज़र आ रहा है आपको? हाँ, वेरी गुड। यहाँ पर एक सैलाब है। तो कर्नाटक में आए एक सैलाब की वजह से बहुत सारा नुकसान हो गया है ना। इस सैलाब में क्या बहुत सारा नुकसान हो गया है, तो जिसमें 3,500 से अफराद फौत हो गए हैं और 20,000 से ज़्यादा लोग लापता हो गए हैं और 80,000 से ज़्यादा लोग बेघर हो गए हैं इस सैलाब की वजह से। अच्छा बच्चों, ये बताई हुई है तादाद जो लोगों के फौत होने की, लापता होने की और बेघर होने की तादाद, क्या बिल्कुल ये दुरुस्त आंकड़े होंगे? नहीं, ये बिल्कुल दुरुस्त आंकड़े नहीं हो सकते। लिहाजा इन आंकड़ों में कुछ कमी और कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, मिसाल के तौर पर 3,500 अफराद जो फौत हो गए हैं, फौत होना यानी कि मर जाना, ठीक है। 3,500 अफराद जो फौत हो गए हैं उसमें कुछ कमी हो सकती है। कमी यानी कि 3,490, है ना। कुछ कम भी हो सकते हैं उस तादाद में। मरने वालों की तादाद कुछ कम भी हो सकती है और मरने वालों की तादाद या कुछ ज़्यादा भी हो सकती है, जैसे कि 3,550, ठीक है, हो सकते हैं। लिहाजा बच्चों अब वो 20,000 से ज़्यादा लोग लापता हो गए हैं, तो क्या ये बिल्कुल दुरुस्त हो सकते हैं कि 20,000 लोग ही लापता हो गए हैं? नहीं, इसमें भी कुछ कम हो सकते हैं, कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं। लिहाजा 20,000 से कम यानी कि 19,900 हो सकते हैं, या 20,000 से ज़्यादा यानी कि 20,300 हो सकते हैं, या 20,400 हो सकते हैं, या 20,500 हो सकते हैं, यानी कि बताई हुई तादाद से कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी तरह कितने लोग बेघर हो गए हैं? 80,000 से ज़्यादा लोग बेघर हो गए हैं, है ना। बेघर यानी कि जिसका घर लुट गया है, इस सैलाब की वजह से घर टूट गए हैं, बह के चले गए हैं। लिहाजा 80,000 से ज़्यादा लोग बेघर हो गए हैं। इस तादाद से ये तादाद भी बिल्कुल दुरुस्त नहीं हो सकती है, इसमें कुछ कमी भी हो सकती है और कुछ ज़्यादा भी हो सकता है। लिहाजा 80,000 से कम यानी कि 76,839 लोग बेघर हो सकते हैं, या फिर 80,000 से ज़्यादा भी हो सकते हैं कि वो 84,372 हो सकते हैं, या 84,480 हो सकते हैं। इस तरह से दी हुई तादाद से कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं बेघर लोगों की तादाद। लिहाजा बच्चों इन आंकड़ों को हम तकरीबन अदद कहा जाता है, यानी कि जो अखबार में दी गई है इत्तला के मुताबिक जो तादाद बताई गई है उन तादाद को तकरीबन अदद कहा जाता है और अंदाज़न महसूब से किसी अदद को हासिल करने का यह तरीक़ा तखमीना कहलाता है। ठीक है बच्चों, आप इससे भी आप समझ चुके होंगे कि तकरीबन और तखमीना क्या किसे कहते हैं। लिहाजा बच्चों अब हम इस सबक को आगे बढ़ाते हुए हम अदद का तखमीना 10 के करीबी मकाम तक मालूम करना सीखेंगे।
चलिए बच्चों, पहले मैं आपको एक मिसाल के ज़रिए से समझाती हूँ इसे कि अदद का तखमीना 10 के करीबी मकाम तक किस तरह मालूम करें। मिसाल नंबर 1 है 43 और 48 का तखमीना क्या है मालूम करेंगे। तो बच्चों पहले सवाल को गौर करेंगे हम कि 43 और 48 अदद का तखमीना 10वें मकाम तक मालूम करना है हमें। लिहाजा आप जानते हो ना आदाद के मकाम को पढ़ना। लिहाजा 43 जो आदाद है उसके मकामी आदाद आप पढ़ सकते हो ना, जैसे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इस तरह हम आदाद के मकाम को पढ़ते हैं। आप ये पिछली जमातों में पढ़ा होगा। लिहाजा हम यहाँ पर 43 का मकामी आदद कितने हैं, कहाँ तक है ये 43 आदद? इकाई और दहाई 2 मकाम तक है यहाँ पर। और 48 भी क्या है, इकाई और दहाई मकाम तक ही है। लिहाजा हम यहाँ पर चूँकि ये 10वें मकाम तक है, दहाई को हम 10वां मकाम भी कहते हैं। लिहाजा हमारा 43 अदद और 48 अदद इकाई और 10वें मकाम तक है। लिहाजा हम हल में 10 के ही मज़ाफ लेंगे, क्योंकि दिया हुआ सवाल 10वें मकाम तक है। लिहाजा हम 10 के मज़ाफ के वो 2 आदाद जिनके दरमियान 43 और 48 होते हैं उनका इंतखाब करेंगे। तो वो कौन से अदद हैं? 10 के मज़ाफ के वो कौन से अदद हैं जिनके दरमियान 43 और 48 होते हैं? तो वो आदाद हैं 40 और 50, जिनके दरमियान 43 और 48 आता है। तो लिहाजा बच्चों अब हम 40 और 50 के दरमियान आने वाले तमाम आदाद को ख़त अददी पर ज़ाहिर करके इसका तखमीना 10वें मकाम तक आसानी से मालूम कर सकते हैं। लिहाजा हम यहाँ पर ख़त अददी खींचेंगे। 40 और 50 के दरमियान आने वाले तमाम आदाद के ख़त अददी खींचेंगे हम। तो यहाँ पर 40 से शुरू करेंगे। तो 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। ठीक है, इस ख़त अददी पर हमने 40 से लेकर 50 के दरमियान आने वाले तमाम आदाद को दर्ज कर दिए हैं और हमारे दिए हुए सवाल की निशानदही करेंगे। हमारा दिया हुआ सवाल का कौन सा अदद है? 43। लिहाजा 43 की निशानदही की गई है और 48 भी है हमारे इस सवाल में। लिहाजा 48 को भी निशानदही किया गया है। लिहाजा इन दोनों आदाद का तखमीना 10वें मकाम तक मालूम करना है। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पर 43 का मवाजना इस ख़त अददी पर 40 और 50 के दरमियान करेंगे। यानी कि कितना फ़र्क है 40 और 50 के दरमियान? 43 का जो मकाम है जो जहाँ पर होता है वो कितना फ़र्क है 40 और 50 के दरमियान, हम इसका मवाजना करेंगे। लिहाजा 43 40 से 3 इकाइयाँ करीब है। ठीक है बच्चों, देखिए 40, 41, 42 ये 3 इकाइयाँ हैं। 40 से जो करीब है 40 से 3 इकाइयाँ करीब है 43, और ये 43 50 से 7 इकाइयाँ करीब हैं। तो यहाँ पर 43 अदद कौन से अदद से ज़्यादा करीब है? वेरी गुड, 40 अदद से ज़्यादा करीब है। लिहाजा 43 को 40 के मसावी फ़र्ज़ किया जाता है, और चूँकि 50 से दूर है ये इसको मसावी फ़र्ज़ नहीं किया जाता। 43 अदद 40 से ज़्यादा करीब है, इसलिए 43 को 40 के मसावी फ़र्ज़ किया जाता है। लिहाजा 43 के लिए 10 के करीबी मकाम का तखमीना 40 होगा। ठीक है, अब 48 का देखेंगे। 48 का भी हम क्या है मवाजना करेंगे इस ख़त अददी पर। तो 48 का मवाजना 40 और 50 के दरमियान के तमाम आदाद पर हम करेंगे। तो 48 का मवाजना करेंगे तो देखा जाएगा कि यहाँ पर 48 40 से कितने इकाइयाँ करीब है? तो यहाँ पर देखिए 48 के लिए हम 40 हम गिनेंगे। 40 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इकाइयाँ करीब है। 48 40 से 8 इकाइयाँ करीब है, और 50 से 1 2 इकाइयाँ करीब है। लिहाजा 48 किस अदद से ज़्यादा करीब है बच्चों? 48 50 अदद से ज़्यादा करीब है। लिहाजा 48 को हम 50 के मसावी फ़र्ज़ करेंगे, क्योंकि वो 50 से ज़्यादा करीब है। इसलिए क्या है, लिहाजा 48 का तखमीना 10वें मकाम तक करने पर हमें 50 हासिल होता है। लिहाजा 48 का तखमीना 10वें मकाम तक 50 है। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम किसी अदद का तखमीना ख़त अददी के ज़रिए से भी आसानी से कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, अब मैं आपको
अदद का तखमीना 10वें मकाम तक किस तरह मालूम करते हैं, एक उसूल बताती हूँ मैं। उस उसूल के तहत हम तमाम सवालात को हल कर सकते हैं आसानी से। तो हमारा उसूल ये है कि जब किसी अदद का तखमीना 10वें मकाम तक मालूम करना हो तो ये उसूल है कि उस अदद के इकाई मकाम पर अगर 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 होता है तो उस अदद के इकाई मकाम के हिस्से को सिफर में तब्दील कीजिए और दाही मकाम में के अदद में कोई तब्दीली ना होगी। ठीक है बच्चों। और इसी तरह अगर किसी अदद के इकाई मकाम पर 4 के बाद वाले अदद जैसे कि 5, 6, 7, 8 या 9 हो तो इकाई मकाम में मौजूद हिस्से को सिफर में तब्दील करना होता है और दाही मकाम में मौजूद हिस्से में 1 जमा कीजिए। तो ये हमारा एक उसूल है ताकि हम अदद का तखमीना 10वें मकाम तक आसानी से कर सकेंगे। लिहाजा बच्चों इस उसूल के तहत हम चंद सवालात हल करेंगे। ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको एक सवाल, मिसाल के तौर पर मैं आपको एक सवाल बताती हूँ, इसको हम हल करेंगे। मिसाल नंबर 1 है 583 का तखमीना 10वें मकाम तक कीजिए। ठीक है बच्चों, हमें पहले सवाल को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए क्या सवाल में क्या पूछ रहा है। लिहाजा यहाँ पर 583 का तखमीना 10वें मकाम तक मालूम करना है। अच्छा बच्चों आप बताइए यहाँ पर 583 में इकाई वाला अदद कौन सा है? वेरी गुड, इकाई वाला अदद 3 है और दहाई पर यानी कि 10वें मकाम पर कौन सा अदद है? 8 है। ठीक है। अच्छा बच्चों हमें 10वें मकाम तक 8 तक के मकाम का तखमीना मालूम करना है। लिहाजा हमें इकाई और दहाई मकाम वाले अदद पर गौर करेंगे और बाकी के जो भी अदद हैं हम उसको वैसे ही उतार लेंगे। लिहाजा हम हल में पहले 583 जो सवाल में दिया गया अदद है उसको हम लिखेंगे और इस पर गौर करेंगे कि इकाई मकाम पर कौन सा अदद है। लिहाजा हमें मालूम है कि एक उसूल है जिसका किसी अदद का तखमीना 10वें मकाम तक मालूम करने के लिए एक उसूल बताया गया है जिसको आप अच्छी तरह से याद रखना और ताकि हम उसका इस्तेमाल कर सकें इन सवालों को हल करने में। लिहाजा हमारा उसूल क्या है? इकाई मकाम पर अगर 1 या 2 या 3 या 4 होता है तो इकाई मकाम में मौजूद हिस्से को सिफर में तब्दील कीजिए। लिहाजा हम यहाँ इकाई मकाम पे 3 होने की वजह से हम क्या है इकाई मकाम में मौजूद अदद को क्या है सिफर में तब्दील करेंगे। लिहाजा इकाई मकाम में मौजूद हिस्से को की जगह पर हम सिफर लिखेंगे और चूँकि ये 3 अदद है लिहाजा दहाई मकाम में मौजूद हिस्से में कोई तब्दीली ना होगी तो हमें दहाई में मौजूद अदद को वैसे ही लिख देंगे। 8 का 8 ही लिखेंगे और बाकी के जो भी अदद हैं वो भी हम साथ में ही लिखेंगे। लिहाजा इस तरह से 583 का तखमीना 10वें मकाम तक करने पर हमें 580 हासिल होगा। ठीक है बच्चों, आप इस तरह इस उसूल को इस्तेमाल करते हुए हम अपने सवालात को हल कर सकते हैं। इसी तरह मैं आपको दूसरी मिसाल भी समझाती हूँ। देखिए दूसरी मिसाल है हमारे 2837 का तखमीना 10वें मकाम तक कीजिए। लिहाजा इस सवाल में भी हमें तखमीना 10वें मकाम तक मालूम करना है। लिहाजा हमें एक उसूल मालूम है ना, हमें एक उसूल याद रहना चाहिए कि जिसके तहत हम अपने सवालों को हल कर सकेंगे। लिहाजा पहले हल में हम अपना सवाल को लिखेंगे, हम अदद जो हमारे बताए गए वो अदद को लिखेंगे 2837। तो 2837 के हम पहले इकाई अदद पर गौर करेंगे। तो इकाई अदद पर कौन सा अदद है बच्चों? यहाँ पर 7 है। हाँ बिल्कुल ठीक, यहाँ पर इकाई मकाम पर 7 है। दहाई मकाम पर कौन सा अदद है? दहाई मकाम पर 3 है। लिहाजा हमारा उसूल क्या है? उसूल ये है जब किसी अदद का तखमीना 10वें मकाम तक मालूम करना है तो उससे पहले वाले अदद इकाई अदद पर गौर करेंगे। तो इकाई अदद जब 5, 6, 7, 8 या 9 होता है तो हमें क्या करना होता है? हमें इकाई मकाम में मौजूद हिस्से को सिफर में तब्दील करना होता है और दहाई मकाम में मौजूद हिस्से में 1 जमा करना होता है। लिहाजा हम यहाँ पर 7 की जगह पर हम सिफर लिखेंगे, है ना बच्चों। 7 की जगह पर हम सिफर लिखेंगे क्योंकि इकाई मकाम को हम सिफर में तब्दील करना है हमें। लिहाजा 7 की जगह पर सिफर लिखेंगे और दहाई मकाम में हमें क्या करना है? 1 जमा करना है। दहाई मकाम पर कौन सा अदद है?
3 है, लिहाजा 3 में हम 1 जमा करें तो हमें क्या हासिल होता है? वेरी गुड, 4 हासिल होता है। तो हम 3 के मकाम पर यानी कि 10वें मकाम पर 4 लिखेंगे और बाकी के जो भी अदाद उसके साथ होते हैं उनको हम ऐसे ही सेम लिख देंगे। 8 का 8 लिखेंगे और 2 अदद का 2 ही लिखेंगे। ठीक है बच्चों, लिहाजा 2837 का तखमीना 10वें मकाम तक करने पर हमें 2840 हासिल होता है। ठीक है बच्चों, आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। इसी तरह हम और एक सवाल हल करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए और समझ सको। लिहाजा मैं आपको तीसरा सवाल भी आपको समझा रही हूँ, यहाँ गौर से देखिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा सवाल क्या है? 2462 का तखमीना 10वें मकाम तक कीजिए। ठीक है, तो हल में हम अपने पहले अदद को लिखेंगे। अदद कौन सा है? 2462। लिहाजा यहाँ पर इस अदद का, जैसा कि हमें इस अदद का तखमीना 10वें मकाम तक मालूम करना है, तो 10वें मकाम तक मालूम करने के लिए हमें एक उसूल याद है, उसको हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। तो देखेंगे पहले इस अदद के इकाई मकाम पर कौन सा अदद है? कौन सा अदद है बच्चों इकाई मकाम पर? वेरी गुड, 2 है। तो ठीक है, और दाहिने मकाम पर कौन सा अदद है? 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 होने की वजह से हमें क्या करना है? यहाँ पर चूँकि उसूल के तहत जब 1 या 2 या 3 हो या 4 हो तो इकाई मकाम में मौजूद हिस्से को सिफर में तब्दील करना है ना। तो और दाहिने मकाम में मौजूद अदद में कोई तब्दीली ना होगी क्योंकि वो 2 अदद है, इकाई मकाम पे 2 है, इसलिए दाहिने मकाम के अदद में कोई तब्दीली नहीं होगी। लिहाजा हम क्या करेंगे? इकाई मकाम में मौजूद 2 को सिफर में तब्दील करेंगे, तो यहाँ पे सिफर लिखा जाएगा और दाहिने मकाम में मौजूद हिस्से में कोई तब्दीली नहीं होगी, तो 6 का 6 ही लिखेंगे और बाकी के जो भी अदाद मौजूद हैं उनको भी हम सेम ही लिख देंगे। 4 का 4 ही लिखेंगे और 2 का बाजू में जो भी 2 है 2 को 2 ही लिखेंगे। लिहाजा बच्चों, यहाँ पर हम फिर 2462 का तखमीना 10वें मकाम तक करने पर हमें हासिल होता है 2460। ठीक है बच्चों, हम यहाँ पर तीसरी मिसाल भी समझ चुके हैं। अब देखेंगे हम और एक मिसाल हल करके प्रैक्टिस करेंगे, अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। तो देखिए और एक मिसाल है 6356 का तखमीना 10वें मकाम तक कीजिए। ठीक है बच्चों, तो अब हम यहाँ पर हल में शुरू करेंगे। देखेंगे कि हमारा अदद लिखेंगे हल में क्या है? 6356। तो हम यहाँ पर फिर क्या करना है? चूँकि जैसे कि हमारे सवाल का तखमीना 10वें मकाम तक करना है तो इकाई मकाम के अदद को देखेंगे हम। तो इकाई मकाम पर कौन सा अदद है बच्चों? यहाँ पर इकाई मकाम पर 6 है। तो जब 6 होता है तो हमें क्या करना है? आपको याद होगा उस एक उसूल, जैसे कि जब इकाई मकाम पर 5, 6, 7, 8 या 9 हो तो हमें क्या करना है? इकाई मकाम में मौजूद हिस्से को सिफर में तब्दील करना है और दाहिने मकाम में मौजूद हिस्से में क्या करना है? 1 जमा करना है। लिहाजा हम यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे, इकाई मकाम में मौजूद हिस्से को सिफर में तब्दील करेंगे तो हम सिफर लिखेंगे, वहाँ पर 6 के जगह पर सिफर लिखेंगे और दाहिने मकाम पे कौन सा अदद है? 5 है। लिहाजा 5 को हम 5 में हमें क्या करना है? 1 जमा करना है। तो 5 में 1 जमा करने पर हमें 6 हासिल होता है और बाकी के जो भी अदाद उसके साथ होते हैं हम उसको सेम ही लिख देंगे। 3 का 3 ही लिखेंगे और 6 को 6 ही लिखेंगे। लिहाजा 6356 का तखमीना 10वें मकाम तक करने पर हमें 6360 हासिल होगा। ठीक है बच्चों, अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। लिहाजा हम और एक मिसाल हल करेंगे। ठीक है बच्चों, अच्छी तरह से समझिए। अब यहाँ पर 8548 का तखमीना 10वें मकाम तक कीजिए। ठीक है बच्चों, पहले सवाल को फिर अच्छी तरह से समझिए कि कहाँ तक करना है हमें तखमीना इसका तखमीना 10वें मकाम तक करना है। लिहाजा हम यहाँ पर हल में लिखेंगे 8548। तो बच्चों अब यहाँ पर भी हमें जब उसूल हमें याद है उस उसूल के तहत हम इस अदद पर गौर करेंगे। इकाई मकाम में मौजूद हिस्से को देखेंगे। इकाई मकाम पर कौन सा अदद है? यहाँ पर इकाई मकाम पर 8 है। लिहाजा हमारा उसूल क्या कहता है?
जब किसी अदद के इकाई मकाम पर 5, 6, 7, 8 या 9 हो तो इकाई मकाम में मौजूद हिस्से को किस में तब्दील करना होगा? वेरी गुड, सिफर में तब्दील करना होगा। और दाहिने मकाम में मौजूद हिस्से में क्या करना पड़ेगा हमें? दाहिने मकाम में मौजूद हिस्से में 1 जमा करना होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर कि इकाई मकाम पे 8 है तो 8 की जगह पर हम यहाँ पर सिफर लिखेंगे। और जैसे कि उसूल के तहत दाहिने मकाम में 1 जमा करना है तो 1 जमा करने पर 4 में 1 जमा करने पर 5 होता है तो 4 की जगह पर 5 लिखा जाएगा। और बाकी के जो भी अदद उसके साथ हैं 5 को 5 लिखेंगे और 8 को 8 लिखेंगे। लिहाजा बच्चों यहाँ पर 8548 का तखमीना 10वें मकाम तक करने पर हमें 8550 हासिल होगा। ठीक है बच्चों, आप ये तमाम सवालात को आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि किस तरह हम किसी अदद का तखमीना किस तरह 10वें मकाम तक मालूम कर सकते हैं। हाँ अच्छा बच्चों, आपने इस ज़हनी अरसमात के इस पहले हिस्से में आपने क्या सीखा बच्चों? तो लिहाजा आपने सीखा तकरीबन और तखमीने का मफ़हूम, जैसे कि अंदाज़े के मुताबिक दी जाने वाले तादाद को तकरीबन कहा जाता है। और इस तरीक़े से अंदाज़ा हिसाब लगाते हुए किसी अदद को कहने के तरीक़े अमल को तखमीना कहा जाता है। यह आपने यहाँ पर तफसीली तौर पे मिसालों के ज़रिए से सीखा है। इसको आप अच्छी तरह से याद रखिए और इसका इस्तेमाल करिए। अच्छा बच्चों, हमने और एक पॉइंट सीखा है। यहाँ पर क्या सीखा है? तखमीना 10वें मकाम तक मालूम करना। लिहाजा बच्चों, हमें इस तखमीना 10वें मकाम तक मालूम करने के लिए हमें क्या दिया गया था? एक उसूल दिया गया था। वो उसूल क्या था? हाँ, जब किसी अदद का तखमीना 10वें मकाम तक मालूम करना हो तो इकाई मकाम में मौजूद इकाई मकाम पर अगर 1 या 2 या 3 या 4 होता है तो इकाई मकाम में मौजूद हिस्से को सिफर में तब्दील करना होता है और दाहिने मकाम में मौजूद हिस्से में कोई तब्दीली ना होगी। कब ऐसा होगा? जब 1 से लेकर 4 तक के अदद पाए जाते हों तो वैसे सूरत में हमें इकाई मकाम के अदद को ही सिफर में तब्दील करना है। दाहिने मकाम में मौजूद अदद में कोई तब्दीली ना होगी। और इसी तरह अगर इकाई मकाम पर इसी तरह किसी अदद के इकाई मकाम पर 4 के बाद वाले अदद जैसे कि 5, 6, 7, 8 या 9 होते हैं तो इकाई मकाम में मौजूद हिस्से को सिफर में तब्दील करना होता है ना बच्चों? तो सिफर में तब्दील करते हैं तो फिर हमें दाहिने मकाम में मौजूद या 10वें मकाम में मौजूद हिस्से में क्या करना होता है? तो उसमें हमें 1 जमा करना होता है और बाकी के जो भी अदद हैं उन्हें वैसे लिखना होता है। लिहाजा बच्चों, उसूल के तहत इकाई मकाम में मौजूद 5, 6, 7, 8 या 9 होता है तो इकाई मकाम को सिफर में तब्दील करेंगे और दाहिने मकाम में मौजूद हिस्से को में 1 जमा करेंगे। इस तरह से हमारा ये उसूल इस्तेमाल करते हुए हम तमाम सवालात को हल किए हैं। इसी तरह मैं आपको चंद सवालात होमवर्क के लिए दे रही हूँ। आप अपनी कापियों में इन होमवर्क के सवालात को लिख लीजिए। आप अपनी कापी में होमवर्क के सवालात लिख लीजिए। नंबर 1 सवाल है 2462 का तखमीना 10वें मकाम तक मालूम करिए। ठीक है बच्चों, हमारा दिया हुआ सवाल 2462 है। आप इसको उसूल के तहत 10वें मकाम तक तखमीना मालूम करिए। जिस तरीके से मैं आपको बताई हूँ उस तरीके से हल करिए। अच्छा बच्चों, सवाल नंबर 2 है 8536 का तखमीना 10वें मकाम तक 5836 का तखमीना 10वें मकाम तक मालूम करिए। बच्चों, अब तक मैं जो सवालात आपको हल करके बताई हूँ उसूल के तहत आप भी उसी तरह उसूल को इस्तेमाल करते हुए तमाम सवालात हल करके रखिए। इंशाल्लाह मैं अगले सेशन में आपके ये तमाम सवालात मैं देखूँगी और टैली करूँगी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हमारा इस ज़हनी अरसमात का पहला हिस्सा मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह मैं अगले सेशन में इस सबक का दूसरा हिस्सा लेकर आऊँगी और तब तक के लिए इजाज़त दें। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।